हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCO फॉर यूनिट नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, वो है इंडियन मनी मार्केट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंडियन मनी मार्केट क्या होता है, या फिर इसके अंदर हम जो है 3 पॉइंट जो है कवर करने वाले हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, डिफिशियंसी ऑफ इंडियन मनी मार्केट एंड रिफॉर्म मेजर्स ऑफ इंडियाज़ मनी मार्केट। तो 4 टाइप से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। या तो मेन कॉन्स्टिट्यूट पूछे जा सकते हैं, या फिर कि इंडियन मनी मार्केट क्या होती है वो पूछा जाता है, या फिर रिफॉर्म मेजर्स क्या होते हैं, डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडियन मनी मार्केट से कि इंडियन मनी मार्केट क्या होती है। इंडिया की जो मनी मार्केट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब एक ऐसी मार्केट जहाँ से हम शॉर्ट टर्म के लिए जो है फंड्स को रेज कर सकते हैं। मीन्स 1 ईयर तक के लिए अगर हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम इस मनी मार्केट से जो है फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। तो इंडिया की जो मनी मार्केट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आता है हमारा ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और एक आता है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं RBI, कमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक। तो ये क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन के द्वारा जो है वो चलाए जाते हैं, जिनको कौन रेगुलेट करता है, RBI या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट constitute of the indigenous bankers and the money lenders called Mahajans, Seths, Saffrons, etc. who pursue the banking business on traditional line, and their practice and operation vary from place to place. Many of the indigenous bankers combine banking business with trading and commission business and mostly dealing in Hyundai's एंड प्रोमिसरी नोट। अगर हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, मनी लेंडर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, पैसों को लोन पे देते हैं। ठीक है, उसके बदले में क्या लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है, जैसे कोई भी किसी भी पर्सन से जो है ले सकता है। जैसे कि कोई एक गांव का सेठ है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और लोगों को ज़रूरत है, तो वहाँ पे उस एरियाज़ में बैंक वगैरह नहीं होते। मोस्टली लोगों को अगर ज़रूरत होती है तो वो सेठ के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए। इसी तरीके से महाजन्स हो गए। तो ये कुछ जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। ये ट्रेडिशनल लाइंस पे जो है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे जो है वर्क करते हैं, और जो इनकी ऑपरेशंस होते हैं, जो इनकी प्रैक्टिसेस होती है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अब आता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ट्रेडिशनल लाइन पे वर्क नहीं करता, ये मॉडर्न आ चुका है। जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आई है, मॉडर्नाइजेशन आई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वर्क करता है। इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था RBI, कमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसके अलावा हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि LIC, GIC, UTI, म्यूचुअल फंड, ये और भी बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशन है जो इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं। इसी तरीके से रूरल रीजनल बैंक, चिट फंड्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये भी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही पार्ट है। लेकिन ये सिग्निफिकेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहाँ पे, सेमी अर्बन एरियाज़ में या फिर स्मॉल टाउन्स में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में आता है कि इंडियन मनी मार्केट क्या होती है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मनी मार्केट का मतलब है जब हमें 1 साल तक के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, इसके बाद आता है हाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन मनी मार्केट सिंस इट इज़ द लीडर एंड कंट्रोल ऑफ द मनी मार्केट। इट हैज़ अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। जैसे कि हमने बात की कि हमारी इंडियन मनी मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को जो है कौन रेगुलेट करता है, RBI, क्योंकि RBI के अंदर बहुत सारे बैंक आते हैं। मेन सेंट्रल बैंक है, उसके अंदर सारे बैंक आते हैं। तो इसलिए कहा गया कि RBI हमारा क्या है, एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मनी मार्केट की, और ये क्या करते हैं, इंडिया की जो मनी मार्केट है उसको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, ताकि हमारी जो इंडिया की मनी मार्केट है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। इसकी ताकि हमारी इंडिया की मनी मार्केट स्मूथली फंक्शन कर सके, इसलिए अप्रैल 1988 में RBI ने क्या किया, DFHI यानी कि डिस्काउंट और फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया को जो है वो सेटअप किया, ताकि हमारी इंडिया की मनी मार्केट जो है वो स्मूथली और स्टेबल तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अगर हम बात करते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूट की, तो क्या क्या आती है चीज़ें हमारे इंडिया की मनी मार्केट का, क्या क्या पार्ट है, कहाँ से हम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को रेज कर सकते हैं,
कॉल मनी मार्केट का यूज़ किया जाता है, ट्रेजरी बिल मार्केट का यूज़ किया जाता है, रेपो रेट, कमर्शियल बिल मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड। तो कॉल मनी मार्केट क्या होता है एक बार हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। कॉल मनी मार्केट मीन्स जब दो बैंकों को आपस में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो कि एक बैंक है, कॉल मनी मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि दो बैंकों के बीच में होती है, ठीक है, बैंक्स के बीच में जो है ट्रांजेक्शन होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि मान लो एक बैंक है जिसके पास क्या है, सरप्लस अमाउंट है, एक बैंक है जिसके पास क्या है, डिफिशिएंसी है मनी की, तो आपस में वो डील कर सकते हैं और एक दूसरे की कमी को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कब डीलिंग होती है, ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में इसका यूज़ किया जाता है। जब एक मनी मार्केट के पास जो है, एक सब मार्केट के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस ऑफ फंड्स है और एक के पास डिफिशिएंसी ऑफ फंड है, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जिसके पास सरप्लस है वो डिफिशिएंसी वाले को दे सकते हैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे जो ये ट्रांजेक्शन होती है यूजली 1 डे की ट्रांजेक्शन होती है, वैसे इसको नेक्स्ट डे रिन्यू भी करवाया जा सकता है अगर ज़रूरत है। तो ज़्यादातर ये ट्रांजेक्शन जो लास्ट इसका पीरियड होता है वो 14 डेज़ होता है लास्ट, उसके बाद जो है ये रिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है। लेकिन मोस्टली जो ट्रांजेक्शन होती है वो 1 डे के लिए होती है। और इस कि कैसे पता चलेगा कि कौन बैंक जो है उसके पास सरप्लस है और कैसे पता चलेगा कि किस बैंक के पास डेफिशिएंसी है, तो हर एक बैंक जो है उनके बीच में कौन एक रोल प्ले करता है, डीएफएचआई, डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउसिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि हमने पढ़ा था, जिसको आरबीआई ने सेटअप किया था 1988 में, ताकि मनी मार्केट को स्मूथली जो है वो रन किया जा सके। तो ये कॉल मनी मार्केट के अंदर काम करती है ताकि अगर किसी बैंक के पास डिफिशिएंसी है, किसी के पास सरप्लस है, तो उसको डीएफएचआई को जाके बताते हैं और वो उन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट को अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को अगर कभी किसी फाइनेंस की डिफिशिएंसी आती है तो वो क्या करती है, ओपन मार्केट में जो है सिक्योरिटीज़ को ऑफर करती है और वहाँ से फंड्स को रेज करती है। लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो हाईली सिक्योरेबल है, यहाँ पे कोई ज़्यादा जो है डर नहीं है। साथ ही साथ ये जैसे कि मनी मार्केट का पार्ट है तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल तक के लिए होता है। तो उसके बाद आता है कि क्योंकि गवर्नमेंट की है तो इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर रिस्क नहीं है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद आता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, सपोज़ करो कमर्शियल बैंक को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, अब अगर कमर्शियल बैंक के पास फाइनेंस होगा तभी वो आगे जाके जो है अपने लोगों को जो है क्लाइंट्स को लोन दे पाएगी। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास जो है पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ से देगी। तो इस चीज़ में उसकी कौन हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक जो है उसकी हेल्प करता है। सेंट्रल बैंक क्या है, एक मेन बैंक है, तो वो हेल्प करता है फाइनेंस प्रोवाइड करने में। तो जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है या फंड्स प्रोवाइड करता है उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और इसको अगर कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड है तो वो क्या करता है, उस सरप्लस फंड को आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास रखवा देता है जब भी उसकी ज़रूरत नहीं होती। और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास वो फंड रखवाते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद आता है हमारा कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट की अगर हम बात करें तो जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मान लो एक क्रेडिटर है या एक डेटर है, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है। मीन्स एक पर्सन ने क्या किया, एक कस्टमर को गुड्स उधार पे दिए, ठीक है, क्रेडिट पे दिए। अब उस क्रेडिटर ने, उस कस्टमर ने जो है पैसा अभी दिया नहीं है, पेमेंट अभी की नहीं है, उसने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करके दे दिया कि 3 महीने बाद मैं पैसा दूंगा। तो वो जो हमारा जो सप्लायर है वो क्या करता है, उस बिल को बैंक के पास लेके जा सकता है, उसको डिस्काउंट करा सकता है और टाइम से पहले अपना पैसा ले सकते हैं। तो वो था कमर्शियल बिल मार्केट। इसको डीप में जो है डिटेल में हम पढ़ लेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट क्या होती है, जब हमारे कस्टमर के पास एक्सेस फंड्स होता है उसके पास और वो सेव कर लेता है बैंक में जाके एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है, उसके उस डिपॉजिट पे उसको जो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, दैट इज़ नॉन एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद आता है कमर्शियल पेपर मार्केट। मीन्स अगर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को, बिजनेस हाउसेस को लोन की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इन सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं और मार्केट से फंड्स को रेज करते हैं। क्योंकि ये कमर्शियल बैंक इशू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है वो कौन इशू करता है, कंपनीज वगैरह इशू करती है, ठीक है, जिनको शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि कंपनी इशू कर रही है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा।
ठीक है। उसके बाद आते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। जैसे कि हमने बात की म्यूचुअल फंड में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मनी मार्केट की बात की जा रही है, मनी मार्केट के साथ म्यूचुअल फंड्स को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम म्यूचुअल फंड्स में जो है वो फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए। लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को इन्वेस्ट करना है तो हम सेविंग अकाउंट में भी कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, इसकी वजह से हम म्यूचुअल फंड में जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चलो अब समझ लेते हैं एक एक करके हर एक पॉइंट को। कॉल मनी मार्केट क्या होती है? कॉल मनी मार्केट एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल डेवलप मनी मार्केट। इन कॉल मनी मार्केट बोरोइंग एंड लैंडिंग ट्रांजेक्शन आर यूजली कैरिड आउट फॉर 1 डेज, यानी कि जो भी बोरोइंग और लैंडिंग होती है वो एक दिन के लिए होती है। So these are often called call loans which may or may not be renewed the next day. However, the renewal are allowed up to 14 days after which the transaction has to be reversed. यानी कि जो मिनिमम पीरियड होता है वो 1 दिन का होता है और जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 14 डेज़ का होता है, उसके बाद आप रिन्यू नहीं कर सकते। Call money market is also known as interbank call money market, as the participation in the call money market are mostly banks and who are able to use their temporary cash surplus or meet their temporary cash deficiency by mutual transaction through this market। तो यहाँ पे अगर हम कॉल मनी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो कौन है? यहाँ पे जो बेसिक पार्टिसिपेंट है वो है बैंक्स, ठीक है। एक बैंक दूसरे बैंक के साथ क्या करता है? डील करता है, पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि एक बैंक के पास जो है टेम्पररी कैश सरप्लस और एक दूसरे के पास डेफिशिएंसी है। तो ये ट्रांजेक्शन किस तरीके से होती है? टू स्टार्ट विद दे आर अलाउड टू एक्ट एज अ लेंडर बट दे लेटर दे वर ऑल्सो अलाउड टू बोरोवर्स, यानी कि लेंडर और बोरोवर दोनों का ही रोल जो है बैंक्स प्ले करते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तो वो बोरोइंग का रोल प्ले करते हैं, अगर उनके पास एक्सेस होता है, सरप्लस अमाउंट होता है तो वो लैंड कर देते हैं, ठीक है। सो DFHI जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिस्काउंटिंग फाइनेंस एंड हाउसिंग इंस्टीट्यूशन जो है इनके बीच में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो DFHI ऑल्सो जॉइंस द कॉल मनी मार्केट एंड इट वॉज अलाउड टू ऑपरेट both as a lender and the borrowers. So market practices that borrower or lender inform DFHI about the funds required by them or the available with them at the negotiating interest rate। तो जो मैंने कहा था कि DFHI को जो है सेटअप किया था ताकि हमारा मनी मार्केट स्मूथली फंक्शन कर सके। तो ये बेसिकली रोल किसके बीच में बनाता है? एक रोल प्ले करता है हमारे लैंडर और बोरोर के बीच में, कि जिसके पास एक्सेस है वो भी बताता है और जिसके पास शॉर्टेज है वो भी बताता है DFHI को, और किस रेट पे वो लेना चाहते हैं और किस रेट पे जो है वो देना चाहता है लैंडर। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है DFHI के पास होती है। अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है, एक्सेस मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो सीधा DFHI के पास जाता है और ईजिली जो है उसको लोन अवेलेबल हो जाता है। इन केस ऑफ बोरोइंग बाय DFHI, अगर कोई भी DFHI से बोरो करता है, सपोज करो एक बैंक है बैंक 1 जिसको जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो DFHI के पास गया, उसने फंड्स को क्या किया? बोरो किया कि भाई मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरे को फंड्स चाहिए। तो कॉल डिपॉजिट रिसीट इज़ इशू टू अ लेंडर अगेंस्ट अ चेक ड्रॉन ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या होता है यहाँ पे DFHI के पास 2 बैंक है, एक है लेंडर बैंक और एक है बोरोर बैंक। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो कॉल डिपॉजिट रिसीट है, ठीक है, लेंडर को इशू कर दी जाती है, क्योंकि लेंडर क्या करता है? एक चेक इशू करता है, चेक ड्रॉ करता है RBI को, ठीक है, और RBI जो है वो आगे उसको दे देती है, बोरोर को जो है वो आगे पैसा दे देती है। जो लेंडर है वो क्या करता है? चेक ड्रॉ करता है, RBI को देता है, RBI जो है वो आगे पैसा बोरोर को दे देती है। अब लेंडर को क्या मिलेगा बदले में? लेंडर को एक रिसिप्ट मिलती है कि हाँ भाई इसने जो है इतना पैसा इस तारीख को इस इंटरेस्ट रेट पे इशू किया है। अब DFHI जब पैसे को लैंड करता है, अभी हमने बात की बोरोवर की बिहाफ पे कि बोरोवर को जो है जब पैसा चाहिए होता है वो DFHI के पास जाता है। DFHI जो है लेंडर से बात करता है कि हाँ भाई एक बोरोवर आया है, इसको इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्या तुम देना चाहोगे? कहते हैं हाँ दे दो। तो लेंडर क्या करता है? एक चेक बनाता है बोरोवर के नाम पे। बेसिकली जो चेक बनाया जाता है वो RBI को दिया जाता है, उसमें सारी रेट लिखी होती है, डेट लिखी होती है, इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, और RBI उसको चेक करती है, स्क्रूटिनाइज करती है और उसके बाद बोरोवर को दे देती है, ठीक है। तो बहुत ही ऑर्गेनाइजली तरीके से हर एक काम को, हर एक स्टेप को किया जाता है ताकि स्मूथली फंक्शनिंग की जा सके। उसके बाद अगर हम लैंडर की बात करते हैं कि जब DFHI क्या करता है? लैंड कर रहा है,
तो DFHI लैंड कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, it issues the RBI check representing the amount lent to the borrower against the call deposit receipt. The transaction is reversed the next day. So in case renewal it is to take place, DFHI can confirm the existence of the transaction on the deposit receipt by recording the date of the renewal and the rate of the interest. DFHI क्या करता है, उसको जो लेंडर है उसको क्या देगा, रिसिप्ट देगा बदले में कि हाँ भाई उसने जो है इतना पैसा जो है दिया है। तो अगर ट्रांजैक्शन को रिन्यू करना होता है नेक्स्ट डे, तो बता दिया जाता है कि किस रेट पे और किस तरीके से जो है उसको रिन्यू किया जाएगा। ये था हमारा जो है कॉल मनी मार्केट। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। बेसिकली जो है DFHI के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन की जाती है बैंकों के बीच में। उसके बाद आता है ट्रेजरी बिल मार्केट, जो सेकंड मेन कॉन्स्टिट्यूट है वो है ट्रेजरी बिल मार्केट। इन इंडिया ट्रेजरी बिल आर द शॉर्ट टर्म liability of the central government, as these are mostly issued by the RBI on behalf of the central government for meeting its temporary deficiency and financing the expenditure। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए या टेम्पररी बेसिस के लिए अगर उसके डेफिशिएंसी को फेस किया जा रहा है या फिर उसके खर्चे ज़्यादा हो गए, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है, फंड्स को रेज़ करता है। किसके थ्रू रेज़ करता है, RBI के थ्रू रेज़ करता है। RBI क्या करता है, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू करता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और वहाँ से फंड्स को रेज़ किया जाता है और उसको जो है सेंट्रल बैंक को दे दिया जाता है ताकि वो अपनी डेफिशिएंसी को, अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर सके। एज सच RBI होल्ड्स मोस्ट ऑफ द ट्रेजरी बिल। RBI के जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो किसके पास होते हैं, RBI के पास। और बहुत सारे लोग हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनके पास भी जो है वो ट्रेजरी बिल होता है, लेकिन लार्जर क्वांटिटीज़ में नहीं होता। लार्जर क्वांटिटी में किसके पास आता है, RBI के पास। और RBI क्या करते हैं, किसके बिहाफ पे इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है ट्रेजरी बिल को इशू करती है। तो ट्रेजरी बिल जो है यूजली 3 मंथ्स का होता है, ठीक है, जो कि RBI के द्वारा इशू किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या है, 1 ईयर, ठीक है। 182 डेज़ का भी ट्रेजरी बिल होता है जो कि इंट्रोड्यूस किया था मई 26, 1999 में। उसके बाद एक नया बिल आया 364 डेज़ का ट्रेजरी बिल आया जो कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, अप्रैल 1992 में, ठीक है। सो उसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द बैंक्स, UTI, LIC एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू दिस काइंड ऑफ बिल एज दे कंस्टिट्यूट अ सेफ एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे जो बैंक है वो क्या करते हैं, इस तरीके के बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनके पास सरप्लस फंड्स है तो वो क्या करते हैं, इस तरीके के बिल में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको एक सेफेस्ट एवेन्यू लगता है कि हाँ भाई उनका पैसा जो है यहाँ पे सिक्योर होगा। जब भी उनको पैसा चाहिए वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से जो है लिक्विडेट करा सकते हैं। हाईली लिक्विडेट जो है इंस्ट्रूमेंट है ये। However, these are highly secured and liquid because they can't be a better guarantee of repayment than the one which is given by the government, and because the RBI is also willing to purchase or discount them। अब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाईली सिक्योर है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो उससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो RBI भी क्या करती है, इस बिल को जो है वो परचेज़ कर लेती है और डिस्काउंट भी कर देती है। इसके बाद जो सेकंड हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूट आता है इंडियन मनी मार्केट का, वो आता है कमर्शियल बिल मार्केट। सो कमर्शियल बिल मार्केट क्या होता है, इट रेफर टू द बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ ड्रॉन बाय वन मर्चेंट फर्म ऑन द अदर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट और मनी इज़ लैंड फॉर अ शॉर्टर पीरियड। जैसे कि हमने बात की थी कि जो सप्लायर है वो गुड्स को अगर क्रेडिट पे सेल करता है तो क्रेडिट जो भी हमारा कस्टमर होता है जो क्रेडिट में सामान लेता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उस पर साइन करता है, ठीक है, और कहता है कि हाँ भाई मैं इस पीरियड के अंदर अंदर आपको पैसा जो है वो लौटा दूंगा। सो यू नो दैट सच काइंड ऑफ बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक हु इन टर्न कैन री डिस्काउंट देम विद द RBI। अब आप जैसे कि जानते होंगे कि जो ऐसे बिल होते हैं वो सप्लायर क्या करता है, बैंक में जाके, कमर्शियल बैंक में जाके इनको डिस्काउंट करवा लेता है। डिस्काउंट कराने का मतलब मान लो वो बिल 10,000 रुपये का है और 3 महीने बाद जो है कस्टमर उसकी पेमेंट करेगा, लेकिन हमारे सप्लायर को आज ज़रूरत है, वो बैंक के पास गया, बैंक ने कहा कि 10,000 का बिल है, 500 रुपये हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, डिस्काउंट करके आपको देंगे 9500 रुपीज़ हम आपको देंगे। सप्लायर कहता है कि दे दो, मैं जो है 20 की ज़रूरत है, तो सप्लायर को यहाँ पे जो है वो 3 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ा, उसका पैसा मिल गया। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो फिर से इसको जो है री डिस्काउंट करवा लेगा RBI से, ठीक है।
So commercial bill market is India is not very active and it highly underdeveloped as compared to its counterpart in UK and USA. अगर हम कमर्शियल बिल मार्केट की बात करते हैं कि इंडिया में किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो ये एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं यूके और यूएसए से। 1992 और 93 में क्या हुआ कि जो बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर अ मियर 8.7% ऑफ द टोटल क्रेडिट ऑफ ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. So in fact over the years the importance of bill financing in India has been diminishing. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो डिस्काउंटिंग बिल डिस्काउंटिंग की बात की जा रही थी वो क्या होने लग गई, कम होने लग गई. ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल डिस्काउंट थे उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया. Moreover, most of the bill finance provided by the commercial bank is by way of loan against the security of bill and not by way of discounting or purchase of the bill. अब क्या होता है कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं अगर किसी को ज़रूरत है अगेंस्ट सिक्योरिटी. ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में जो है उस बिल को रखते हैं, ना कि उसको डिस्काउंट देते हैं या फिर उसको परचेज नहीं करते. मान लो कि एक सप्लायर है, वही सप्लायर की हम बात कर रहे हैं जिसके पास 10,000 का बिल है, वो बैंक के पास गया, भाई मेरे को डिस्काउंट कर दो, तुम पहले स्कीम थी ना कि इस बिल पे 500 रुपये काट के 95 देते थे, मुझे दे दो. कहते हैं वो स्कीम हमने ख़त्म कर दी. अब आपको अगर लोन चाहिए ना, आप 10,000 का बिल है, हम आपको 9,000 रुपये दे देंगे, आपको 9,000 दे देंगे, आप 3 महीने बाद ये बिल ले जाना और हमें हमारे पैसे जो है वो दे जाना. ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा बैंक के द्वारा इस पर, और 9,000 रुपये और चार्ज किए जाएंगे. तो जो डिस्काउंट और परचेज़ किया जाता बिल को, उसको रिप्लेस कर दिया. बिल को अब सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाने लग गया, और 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जितना भी टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड पे सप्लायर आके बिल ले जाता है और जो है पेमेंट कर जाता है लोन की. इसके बाद आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट क्या होती है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ सर्टिफिकेट विच इज इशू बाय अ बैंक टू इट्स डिपॉजिटर for a term deposit. Means bank issue certificate of deposit in multiple of rupees 10 lakh for deposit with maturity varying from 3 month to 1 year. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यही है कि जब कस्टमर, या अगर हम बात करते हैं नॉर्मल पब्लिक की, वो बैंक में जाके अपना पैसा डिपॉजिट कराती है, टर्म डिपॉजिट कराती है, फिक्स डिपॉजिट कराती है, तो उस पर जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कब किया जाता है? जब 10 लाख के मल्टीपल्स में अगर डिपॉजिट कराया गया हो जिसका मेच्योरिटी पीरियड 3 से 1 ईयर के बीच में हो, तब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है बैंक के द्वारा इशू किया जाता है. इसमें कहा गया ऑफ लेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि LIC, IFCI, RBI, SIDBI एंड एक्सिम बैंक have also been permitted to issue certificate of deposit with a maturity period of 1 year, more than 1 year एंड अप टू 3 ईयर. जैसे कि हमने बात की थी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 ईयर की, तो उसकी फैसिलिटी को और एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट के बैंक के द्वारा. अब जो है आपको 1 ईयर से ज़्यादा और 3 ईयर तक के जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी मिलने लग गए हैं. ठीक है, हाउएवर द होल्डर प्रेफर टू होल्ड दम टिल मेच्योरिटी. अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसको जो होल्डर है उसको मेच्योरिटी तक अपने पास होल्ड करके रखना होता है, उससे पहले उसको पैसा नहीं मिलता. इसके बाद आता है कमर्शियल पेपर मार्केट. कमर्शियल पेपर मार्केट जैसे कि हमने पढ़ा कि जो कंपनीज़ हैं उनको जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तब वो इशू करती है ताकि शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को रेज कर सके, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. सो कमर्शियल पेपर इज़ अ न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI इन जनवरी 1990 फॉर रेजिंग द शॉर्ट टर्म फंड्स बाय द कंपनी. सो कमर्शियल पेपर क्या है? एक तरीके का न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो RBI के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 1990 में, ताकि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कंपनीज क्या कर सके, फंड्स को रेज कर सके. सो दीज आर अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट विच इज़ इशू बाय द कंपनी इन मल्टीपल ऑफ 5 lakh विद अ मिनिमम साइज ऑफ ₹25 lakh विद अ मेच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 3 months to 6 months. यहाँ पे जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं. ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि इसको कौन इशू कर रहा है, कंपनी इशू कर रही है, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 months से 6 month के लिए होता है. सो सिंस द कमर्शियल पेपर इज़ एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, सो इट्स इंटरेस्ट इज़ हायर देन दैट ऑफ द इंटर बैंक रेट और द बिल डिस्काउंट रेट. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग है, इसलिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है वो कंपनीज के द्वारा वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बैंक इंटरेस्ट रेट.
So company wanting to issue commercial paper have to obtain a specific rating from an approved agency every 6 month। यानी कि जो भी कंपनी क्या करना चाहती है, कमर्शियल पेपर को इशू करना चाहती है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक अप्रूव एजेंसी से 6 मंथ एवरी 6 मंथ जो है वो स्पेसिफिक रेटिंग को जो है ऑब्टेन करना पड़ेगा। मीन्स यही है कि जो कंपनी है वो क्या है, क्रेडिट वर्दी कंपनी है, मतलब कि जब भी इस कंपनी ने क्रेडिट लिया है तो चुकता किया है, कभी अपने पास नहीं रखा। तो यही है कि एक कंपनी जब भी सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल पेपर को इशू करती है तो उसको जो है एक स्पेसिफिक रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है अप्रूव्ड एजेंसी से हर every 6 months। So जो issuing company should be a listed company, have a current ratio of 1.3:2 1.33:1, ठीक है, and its tangible net worth should not be less than rupees 5 crore। It is observed that high rated corporate which can obtain fund at a lower cost lower than the cost of borrowing from banks are particularly interested in issuing CP। अब कंपनी जो है वो पहले कहा गया कि सबसे पहले कंपनी को जो है वो स्पेसिफिक रेटिंग को ऑब्टेन करना पड़ेगा, तभी वो जो है कमर्शियल पेपर को जो है वो इशू कर सकती है। लेकिन कंपनी को कमर्शियल पेपर इशू करने की क्या ज़रूरत है, पब्लिक से पैसा लेने की क्या ज़रूरत है, वो सीधा बैंक से भी ले सकती है, बैंक से ले सकती है, लेकिन बैंक को उसको जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर को इशू करने पे जो उसकी कॉस्ट आती है वो कम आती है, और बैंक को अगर वो बैंक से लोन लेती है, बोरोइंग करती है, तो उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। लेकिन एक कंपनी कमर्शियल पेपर को तभी इशू कर पाएगी जब उसकी करंट रेशियो यानी कि करंट असेट्स जो है वो ज़्यादा होंगे उसकी करंट लाइबिलिटी से, और साथ ही साथ उसकी जो टेंजिबल नेट असेट्स है, जो नेट वर्थ है टेंजिबल असेट्स की, वो 5 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगी, कमर्शियल पेपर को इशू कर पाएगी। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑल्सो फाइंड देम एज एन अट्रैक्टिव आउटलेट फॉर देयर शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स। इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक इंटरेस्ट रेट। easy liquidity condition in the market and low cost of CP in relation to other money market instrument। तो यहाँ पे CP जो है एक अच्छा फॉर्म है, एक अच्छा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से कंपनी जो है ईजिली जो है फंड्स को रेज कर सकती है लोअर कॉस्ट पे। इसके बाद आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर सब्सक्रिप्शन बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट। यानी कि मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। एक बेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे जो है मिल जाता है इन्वेस्टर्स को। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर होंगे। बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।